नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध का आज 7वां दिन है। 7 दिन से यह युद्ध लगातार चल रहा है। अभी यह युद्ध कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, इसको लेकर कोई भी अटकलबाजी नहीं कर रहा। सबके अपने अपने अनुमान है इस युद्ध को लेकर के। भारत इस युद्ध में सीधे तौर पर कहीं नहीं है, ना इस तरफ है भारत, ना उस तरफ है। भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि वो युद्ध के साथ नहीं, बुद्ध के साथ है। हम शांति के साथ हैं। हम चाहते हैं दुनिया में शांति हो। इसके अलावा भारत की इस युद्ध में कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जिस तरह से युद्ध क्षेत्र में रोज सुबह और रात लगातार इजराइल, अमेरिका, ईरान पर, और ईरान जो है खाड़ी के देशों पर, अमेरिकी ठिकानों पर जिस तरह से लगातार बम्बारमेंट कर रहे हैं ना, ठीक उसी तरह भारत में विपक्ष सुबह शाम लगातार सरकार पर आरोपों की और बयानों की बम्बारमेंट कर रहा है। एक तरफ इजराइल है। इजराइल में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो वहां पर विपक्ष जो है वहां की सरकार से नाराज है, खफा है। और जब भारत के प्रधानमंत्री को संसद में भाषण देना था, उससे पहले जब राष्ट्रपति नेतन्याहू भाषण के लिए खड़े हुए तो इजराइल के विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इजराइल के राष्ट्रपति के विरोध में हैं, उनका भाषण नहीं सुनेंगे। लेकिन वही विपक्ष जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू हुआ, उसने अपने राष्ट्रीय हितों की परवाह करते हुए, राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए वो विपक्ष सदन में आया, संसद में बैठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विदेशी मेहमान का पूरा भाषण सुना, तालियां बजाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ली। और जैसे युद्ध शुरू हुआ, विपक्ष ने, इजराइल के विपक्ष ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि घर में हमारे कितने मतभेद हों, लेकिन इस वक्त जब युद्ध चल रहा है तो हम देश के साथ खड़े हैं, देश की सरकार के साथ खड़े हैं। यह होता है विपक्ष। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में रोज सुबह शाम नए नए आरोपों की, नए नए विवादों की मिसाइलें छोड़ी जाती हैं कि किसी तरह से सरकार को नीचा दिखाना है, सरकार को दिखाना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार फेल हो गई है। यह एजेंडा बनाने के लिए हर तरह के आरोप लगाए जाते हैं। चलिए, अगर कोई राजनीतिक विरोध है, अभी तो संसद शुरू होगा, संसद में भी आपको मौका मिलेगा, आप अपने विरोध करिए। लेकिन आज तो हद हो गई, आज हद हो गई। आज समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने, एक बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता ने बाकायदा एक अखबार में लेख लिखा। अब आप सोचिए कि भारत में विपक्ष किस रास्ते पर जा रहा है। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने इस युद्ध के माहौल में एक लेख लिखा और उस लेख का हेडिंग और उस लेख का लब्बो-लुआब जो था वो ये कि ये जो युद्ध जैसी जो परिस्थिति आ गई, अचानक जो ब्लैक स्वैन जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, ये जो युद्ध हो गया, इस युद्ध में जो परिस्थितियां बन रही है उसमें ये जो बीजेपी सरकार है ये चली जाएगी। सोचिए, एक तरफ युद्ध हो रहा है, सरकार का पूरा ध्यान भारत के नागरिकों की सुरक्षा पर है, भारत के हितों को लेकर है कि भारत के इस युद्ध के हालात में भारत के हित, भारत के नागरिकों के हित कैसे सुरक्षित रहें, खाड़ी देशों में जो 1 करोड़ भारतीय हैं कैसे वो सुरक्षित रहें, ईरान से कैसे भारत के लोगों को लाया जाए, कैसे भारत के हित सुरक्षित हो। और दूसरी तरफ विपक्ष लेख लिख करके ये दुआएं मांग रहा है कि भैया ये जो युद्ध है ये उनके लिए एक अवसर है, बीजेपी सरकार चली जाए। सवाल यह है कि आपको क्या डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं है? आपको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है? आपको सरकार को हराना है, सरकार को विदा करना है? अरे आपके पास डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। उसके लिए किसी जो है मिसाइल मारने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए सिर्फ जनता के बीच सही मुद्दे ले जाने की जरूरत होती है। लेकिन विपक्ष देखिए भारत का, तो लेख लिख करके इस युद्ध के माहौल में ये दुआएं मांग रहा है कि भैया ये परिस्थिति ऐसी बन रही है कि सरकार की विदाई हो जाएगी। इसलिए मेरा आज दो टूक में शीर्षक है,
लोकतंत्र से हारे तो युद्ध के सहारे। मतलब डेमोक्रेसी में आप हार रहे हैं, बार बार हार रहे हैं, मोदी को नहीं हरा पा रहे हैं, तो फिर अब आप युद्ध के सहारे हैं, युद्ध में अवसर तलाश रहे हैं कि इस युद्ध के नाम पर जो है किसी तरह से सरकार गिर जाए, सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, सत्ता की मलाई खाएंगे। ये कैसा विपक्ष है? क्या इस विपक्ष की मानसिकता पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? आज ये चर्चा ज़रूर करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, ज़रा सुन लेते हैं, क्योंकि इस लेख में दूसरा पक्ष भी है। इस लेख का दूसरा पक्ष ये है कि इस लेख में जो फैक्ट्स है, और मुझे आज बड़ी शर्मिंदगी हो रही है ये कहते हुए कि एक ऐसा अंग्रेजी अखबार जो अपनी क्रेडिबल रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है, उसने कम से कम इस लेख का फैक्ट चेक भी नहीं किया। तो इस लेख में कई फैक्चुअल एरर भी हैं, उन सब का भी जो है समाधान करेंगे, उन सब पे भी चर्चा करेंगे। पहले सुनिए, क्योंकि इस लेख में ये भी कहा गया कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही। तो आपको दिखाता हूँ भारत सरकार क्या कर रही है और युद्ध में जो है किस तरह की जो विपक्ष जो है नैरेटिव कर रहा है। सुनिए। बहुत ज़्यादा हैप्पी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इंडिया आने के बाद, हमारे वतन आने के बाद। सरकार ने सपोर्ट किया, एमबीसी इंडिया एम्बेसी वहाँ से आए थे, उनको हमने बोला टूर वालों ने। सरकार ने जो फ्लाइटें चालू करवाने का निर्णय लिया, ये बहुत अच्छा निर्णय लिया, ताकि सब अपने अपने मुल्क हिंदुस्तान पहुँच गए। सरकार को मैसेज दिया था, सरकार ने हमारी पूरी सुनी और सरकार ने पूरी हमारी माननीय हमारे बड़ा प्रधान मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने इमीडिएटली हमारी सहायता की और हम लोग को यहाँ पर वापस ही हमारे इंडिया उन्होंने हमको वहाँ से यहाँ इंडिया बुलाया। तो इंडिया में आने के बाद हम खुश हैं। हमको कहीं ना कहीं विश्वास था कि हम जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ में इंदिरा स्कूल थी, गवर्नमेंट थी, इंडियन मेन तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी, एकनाथ शिंदे सर थे, जिन्होंने हमें जल्द से जल्द आने का प्रयास किया और हम जल्द से जल्द आ भी गए। आखिरी 2 दिन जो युद्ध चालू हुआ तो बहुत घबराहट हो गई, लेकिन दोनों गवर्नमेंट के सपोर्ट से हम वापस सुकून अच्छे आ गए, यहाँ पर इंडिया में वापस आ गए हम। आई एम रियली हैप्पी दे आर कमिंग बैक। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद एकनाथ शिंदे साहब। they said like they'll bring back them to India and they really made it happen. So that is something they have done great job. आप लोगों ने हमारी सबकी हेल्प की, बहुत बहुत आपका आभार। आज कमेटी तरफ से भी बहुत आभार की और मोदी जी को हमारी तरफ से बहुत दिल से धन्यवाद, उन्होंने हमारी हेल्प करी। तो जो लोग युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित लौट रहे हैं वो एयरपोर्ट पर खुशी में वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार ने हमारी मदद की, हमें सुरक्षित निकाला, सरकार का आभार। पर विपक्ष की तरफ से लोग जो है आर्टिकल लिख कर कह रहे हैं कि भारत सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं और इसीलिए जो है ये ब्लैक स्वैन मूवमेंट साबित होगा और ये सरकार टॉपल हो जाएगी, क्योंकि इस युद्ध जो है इसमें कुछ किया नहीं गया भारत सरकार की तरफ से। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। इससे पहले मैं डिबेट में आगे बढ़ूँ, मेरे पास एक ताज़ा सूचना है और वो सूचना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब से कुछ देर पहले जो है, अभी शाम को बाकायदा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड उसने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट करा है और उस ट्वीट में ये साफ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही खबरें पूरी तरह से निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति और वितरण नेटवर्क सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है, कृपया पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ ना लगाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में है, पूरी तरह से जो है चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। तो आज का शीर्षक तो लोकतंत्र में हारे तो जो है युद्ध के सहारे। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का मैं परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ रोहन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता जी। मेरे साथ तारिक खान जी जुड़े हैं, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तारिक खान जी। राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ स्टूडियो में प्रभात त्रिपाठी जुड़े हैं,
वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत तारिक खान जी और मैं रोहन गुप्ता जी, आप दोनों को आमने सामने 1.5 मिनट दे रहा हूं अपनी बात रखने के लिए और अपनी बात से वहां से शुरू करें। तारिक खान जी, ये जो आर्टिकल आया, हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ जब लोगों ने इस तरफ ध्यान दिलाया तो बाकायदा उस वेबसाइट ने पहले आर्टिकल जो है उसको ट्वीट डिलीट कर दिया, फिर उसके बाद ट्वीट डिलीट करने के बाद आर्टिकल डिलीट कर दिया, फिर आर्टिकल का एडिट करा, फिर उसमें शीर्षक बदला और उसके बाद फिर दोबारा आर्टिकल छापा। तो इतनी फजीयत कराने की ज़रूरत क्या? और इस पूरी फजीयत में जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो हैं, क्या कहेंगे सर आपके 1.5 मिनट? मैंने ये लेख पढ़ा नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात कही कि जो स्टैंड है भारत का इस वॉर को लेकर, उसकी वजह से शायद, या इस क्राइसिस की वजह से जो दुनिया में भारत में सरकार गिर जाए, यही मतलब है आपका? अच्छा ठीक है, ये गलत है, ठीक हो सकता है गलत हो। न्यूक्लियर डील हो रही थी 2008 में, विपक्ष पूरा, मैं बीजेपी के सरकार के खिलाफ था। जब संसद में भी सरकार के खिलाफ था तो क्या देश के खिलाफ था या सरकार गिराने की साजिश कर रहा था? उस वक्त लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को कि यह न्यूक्लियर डील भारत के हित में नहीं है, और बाद में जाकर वही न्यूक्लियर डील खुद ये बीजेपी सरकार जब बन गई, मोदी की जाके अमेरिका से किया, कई बार किया, उसको लेकर उस चीज को और आगे बढ़ाया। तो मैं ये कह रहा हूं उस वक्त उनको लग रहा था तो वो देश के खिलाफ थे शायद, या आज हमें लग रहा है कि ये डील भारत के हित, ये जो अभी जो सिनेरियो है इससे सरकार गिर जाएगी, बिल्कुल हक है विपक्ष को कहने का, कह सकती है। उस वक्त क्यों ये फिर विरोध में थे? जाओ, जो पक्ष करे उसके विपक्ष हमेशा समर्थन में आ गया। जब से जनसंघ और जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने कभी सरकार के निर्णयों का विरोध नहीं किया, और जब ये विरोध करते थे तो उसका मतलब ये होता था ये देश का विरोध कर रहे हैं। ये क्या नैरेटिव बनाया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। बिल्कुल अपनी बात कहने का अधिकार है, और ये बात भी नहीं कही जा सकती कि सरकार गिर सकती, बिल्कुल गिर सकती। सरकार तो सांसद लोग मिलकर बनाते हैं। कल को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए, सरकार किसी की भी अल्पमत में आ जाए, हमने देखा है 13 दिन, 12 दिन, 300 दिन, 400 दिन भारत में सरकारें गिरी हैं, प्रदेशों में गिरी हैं, केंद्र में गिरी। ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। कह सकते हैं वो जिस तरीके से 2008 में भाजपा को और लेफ्ट को पूरा अधिकार था कि उस नीति का विरोध कर रहा, और बाद में उसी नीति को आपने आगे बढ़ाया। ठीक है, उस वक्त आपको गलत लग रहा था। ओके, आपके 1.5 मिनट शुरुआती पूरे हुए। मैं आऊंगा आपके पास सवालों पर काउंटर क्वेश्चन लेकर, लेकिन रोहन गुप्ता जी आखिर एक आर्टिकल लिख दिया तो क्या है, सरकारें तो आती जाती रहती है और बिल्कुल सही है। संसद का अभी सत्र जो है, बजट सत्र का सेकंड पार्ट शुरू होगा, अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार गिराई जा सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब चीजें। और आप लोग भी पहले सरकार गिराने के लिए करते थे, न्यूक्लियर डील का वो उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र है, विरोध का अधिकार है, जिसको आर्टिकल लिखना लिखे, पर जो हकीकत क्या है अशोक जी, हम बहुत दिन से युद्ध पर डिबेट कर रहे हैं कि जिनकी राजनीति देश की जनता ने फेल कर दी, क्योंकि उनके नैरेटिव में दम नहीं था, उनके मुद्दों में दम नहीं था, वो देश की विदेश नीति के नाम पे राजनीति करने पे मजबूर हो गए। ये हकीकत है 7 दिन की। आपको हर चीज पे कमेंट करनी है, हर चीज पे बोलना है। अरे जब देश युद्ध के बीच में देश की जनता की रक्षा का निश्चय करके बैठा है, हमको हमारी एनर्जी सिक्योर करनी है, देश को, भारतीयों को सुरक्षित करना है, तब जरूरी है आपको राजनीति करना। पर नहीं, आपको देश में तो आपकी राजनीति खत्म हो गई, तो विदेश नीति को आप उपयोग कर रहे हैं। कौन से मुद्दे पे, मुझे बताइए तो सही, कौन से मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? अभी आपने इंटरव्यू दिखा है, हर भारतीय को जहां से भी लाया गया सुरक्षित उसको लाया जा रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी जो हमारी, जो हमको मेंटेन करनी, वो करनी है। अशोक जी, आपको मैं स्ट्रांगली कहूंगा कि जो हमको ये कहा जाता है कि हम तो यूएस के दबाव में रशियन ऑयल इंपोर्ट नहीं करते, ये कल का आंकड़ा है कि अब फरवरी मंथ में हमारा बिगेस्ट एक्सपोर्टर जो इंपोर्टर जो है, हम रशिया से हाईएस्ट ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन से दबाव में? हम तो देश की जनता का हित देख रहे हैं। मुद्दा किस चीज का, आपका विरोध किस चीज का है? हर चीज का जब आप विरोध करते हैं, आप लेटर लिख देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। अरे ये समय नहीं है ना, आपको लगता है कुछ सजेशन देना है, बिल्कुल आपको वेलकम है, विपक्ष का काम है, सरकार को सजेशन दीजिए। और आपने बिल्कुल एग्जांपल दिया कि इजराइल में जो विपक्ष ने परिपक्वता दिखाई, उसे 2% भी परिपक्वता अशोक जी यहाँ पे हो जाए ना, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। पर यहाँ पे नहीं, हर चीज में राजनीति करनी, हर चीज में सरकार को घेरना है। अरे भैया, जहां देश की बात हो वहां सरकार आगे नहीं है, आपका पूरा अधिकार है सरकार को क्रिटिसाइज करें, पर जहां देश की बात आती है वहां अपने आप को लिमिट करना आपको जानना चाहिए। ये फर्क है आज के विपक्ष में और पुराने विपक्ष में। ओके, मैं तारिक खान जी, एक मेरा काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि शुरू में आपने न्यूक्लियर डील की बात कही। सर, न्यूक्लियर डील जो है वो 2 देशों के बीच एक डील थी। बहुत सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ आपसे कह रहा हूं, थोड़ा सा फर्क समझना होगा ना।
मतलब विरोध करने के लिए हम विरोध कर दें वो ठीक है। दो देशों के बीच एक डील थी और दो देशों के बीच एक ऐसी डील थी जिसको लेकर के ये हुआ कि भाई बहुत सी पार्टियां और उस वक्त सरकार के साथ जो पार्टियां खड़ी थी उन्होंने भी उस डील का विरोध किया, समर्थन खींचा, वो छोड़ दीजिए। लेकिन दो देशों के बीच एक डील हो रहा और दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो, दोनों परिस्थितियों में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है सर। अगर आप इस फर्क को समझ सकते हैं तो आपको मेरा भाव समझ में आएगा, और अगर पट्टी बांध रखी है आंखों पे तो आपको लगेगा हाँ भाई न्यूक्लियर डील में इन्होंने विरोध किया था, हमारे बजट का इन्होंने विरोध किया था, हम जब सरकार में थे तो हमारे नीतियों का विरोध किया था, हम भी करेंगे। तो अगर फर्क नहीं है तो खूब करिए। देखिए, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता मुझे लगता है यही है कि लोगों को अधिकार है अपनी बात कहने का। ऐसे ही विपक्ष भी अपनी बात कह रहा है, मानना ना मानना जनता के हाथ में है। अभी आपने कहा कि इजराइल के विपक्ष ने परिपक्वता दिखाई। अच्छा, 22 अप्रैल को पहलगाम हमला होता है, 24 को ऑल पार्टी मीटिंग होती है, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं अखिलेश यादव जी सब एक साथ मिलकर कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। आप कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने में सांसदों को जाना है। क्या समाजवादी पार्टी ने मना कर दिया था कि नहीं जाएंगे? मना कर दिया था। बड़ा मजा आता है भारत के विपक्ष को बेइज्जत करने में और इजराइल के विपक्ष के लिए ताली बजाना। जब देश की जरूरत थी, जब देश को जरूरत थी, शशि थरूर गए थे ना विपक्ष के नेता के तौर पर, और उसके बाद कांग्रेस में उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है मुझे बताने की जरूरत है। पूरा देश जानता है तारिक खान जी, आप तो खबरें पढ़ते होंगे, ऐसा भी नहीं है कि आप अनजान होंगे। और जिस दिन हमला हुआ, सुनिए ना एक मिनट, जिस दिन हमला हुआ उसके, सुनिए तो सही, एक मिनट सुनिए तो सही, मैं एक बात कह रहा हूं उसके बाद आप जवाब दीजिएगा ना। जिस दिन हमला हुआ, जिस दिन सरकार को विपक्ष ने सपोर्ट किया, उसके पहले के और उसके बाद के भी मैं बयान आपको बताऊं, मुझे तो रटे हुए सारे बयान। इमरान मसूद ने क्या कहा था, दुनिया में जगहसाई हो रही है, ठीक है। और किस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी को तो पता था कि अटैक होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया, पर लोगों को मरवा दिया। सर कितने बयान मैं आपको बताऊं ऑपरेशन सिंदूर के, कितने फाइटर प्लेन गिरे, ये कौन पूछ रहा था कि भारत के फाइटर प्लेन गिरे? भारत के संसद में किसने जो है फेक खबरें दिखा कर कहा था कि भारत के 5 फाइटर प्लेन गिरे, 6। ठीक है सर, कितने उदाहरण दूं मैं? विपक्ष सवाल पूछता है सर, विपक्ष सवाल पूछता है। और मोदी जी और बीजेपी 26/11 के बाद क्या कर रही थी? पेपर में ऐड निकाल रही थी कि कांग्रेस ने देश को बेच डाला, देश का खून पी लिया, देश को बर्बाद कर दिया और देश के लिए क्या क्या नहीं किया। पेपर में बाकायदा ऐड निकाल रही थी कांग्रेस, वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ निकाल रही थी। नहीं सर, ऐसा ऐड है क्या? मुझे बताइए सर, मैं अभी रोहन जी से सवाल पूछूंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही सर, मुझे ऐसे तुरंत भेज रहा हूं। तारिक जी आप मुझे जरा भेजिए, प्लीज भेजिए, मैं अभी तारिक जी से पूछूंगा। बिल्कुल भेजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप भेजिए, मैं जरूर ये सवाल पूछूंगा इस तरह के अगर ऐड दिए गए तो। जी रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, वापस आपने जो भी सवाल पूछा उसका कोई तार्किक जवाब नहीं आया। आप राजनीति पे राजनीति कर रहे हैं। जब सरकार देश की जनता की सुरक्षा की बात करी, कौन से मुद्दे में दम है? आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? हर चीज में देश जो है एनर्जी, अभी आपने एक जो नोटिस पढ़ा, क्या दिखाता है? हम स्थिर हैं, भले हमारा 50% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट है, हम स्थिर हैं। सरकार ने 74 दिन का प्रोविजन करके रखा है, हम कोई क्राइसिस में नहीं है और हर देश हमको साथ देने के लिए तैयार है। हम किस चीज के लिए राजनीति कर रहे हैं? एक दिन तो छोड़ दीजिए अशोक, जब हमारा देश युद्ध के बीच में है, प्रतिकूल परिस्थिति, हर देश उसको फेस कर रहा है, हमारा देश कुछ भी करके मुश्किल से उसमें से बाहर निकल रहा है, तब तो राजनीति छोड़िए, तब तो लेटर वेटर लिखना छोड़िए, तब तो सरकार के साथ में खड़े रहिए। बाकी है दिन, 350 दिन है आपके पास विरोध करने के लिए, सारे सवाल का जवाब देंगे, इंटरनली लड़ेंगे, जो भी करेंगे, पर यह समझ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक मैच्योरिटी की बात है कि जब देश की बात हो तब सारी राजनीति छोड़ के हमको सबको एक आवाज में बात करनी चाहिए। आपके कोई सजेशन है, बिल्कुल सरकार को जाके आपको देने चाहिए। आप एलओपी हैं, पॉजिटिव सजेशन देने चाहिए। ये क्रिटिसिज्म का टाइम नहीं, इतना ही मैं कहना चाहूँ। ओके, सैयद जवाद, ये क्रिटिसिज्म का टाइम नहीं है। बीजेपी का कहना है कि भाई थोड़ा इंतजार हो जाए, कुछ दिन युद्ध जैसे माहौल हैं, थोड़ा शांत रह जाए, सरकार की आलोचना जब करने के लिए विपक्ष स्वतंत्र है, लेकिन वो थोड़ा देख लिया जाए कब करनी है कब नहीं करनी। बोलिए। जी अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। तो भारतीय जनता पार्टी अब ये भी तय कर ले कि आलोचना कब कब करनी और किन किन मुद्दों के ऊपर करनी है, ये भी सत्ता पक्ष डिसाइड कर दे। अब अगर यही बात है कहने के लिए, तो विदेश नीति के ऊपर भी ना बोला जाए,
आंतरिक नीति के ऊपर ना बोला जाए, देश की सुरक्षा के लिए भी ना बोला जाए, जवानों के लिए भी ना बोला जाए, बेरोजगारी पे भी ना बोला जाए, जब मणिपुर के अंदर होता है उस पर भी ना बोला जाए, एप्स्टीन फाइल पे भी ना बोला जाए, देश के उद्योगपतियों के ऊपर भी ना बोला जाए, करप्शन पे भी ना बोला जाए, तो बोला कौन से मुद्दे पे जाए? आप वो भी लिख करके दे दिया करिए। ऐसे थोड़ी ना लोकतंत्र चल पाएगा। अच्छा साहब, जिस बात को तारिक भाई ने कोट करा कि ये खुद कांग्रेस पार्टी के लिए विज्ञापन देते थे, उनके विरोध के लिए देते थे, तो उस वक्त रोहन गुप्ता साहब खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर सोशल मीडिया के इंचार्ज थे और इनको खूब अच्छे से पता है। आज ये भारतीय जनता पार्टी में है तो नहीं बोलेंगे, मजबूरियां होती हैं कुछ, हम भी समझते हैं। देश के अंदर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो भारत की छवि बन रही है साहब, वो तो चल रही है विदेश से। डोनाल्ड ट्रंप के जो वित्त मंत्री हैं वो आकर के बता रहे हैं कि भाई आपको 30 दिन के लिए जो है हम छूट दे रहे हैं रशिया से ऑयल लेने के लिए। ये क्यों बता रहे हैं? या तो वो झूठ बोल रहे हैं, ये भी नहीं बोला जाएगा। उसके बाद उनके विदेश मंत्री भी आकर के यही बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम भारत की धरती पर खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि हम 20 साल पहले जो हमने चाइना के साथ गलती करी थी वो हम गलती नहीं दोहराएंगे। ये बताइए, भारत की धरती, हमारी विदेश नीति को क्या हो गया है साहब? हमारी विदेश नीति तो ऐसी नहीं थी। सैयद जवाद, एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है। पहले बड़ी बढ़िया विदेश नीति थी, पहले तो हम दबाव में नहीं आते थे ना, जब तक यूपीए सरकार थी। ये तो अभी शुरू हुआ ना। मतलब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि पहले तो यूपीए की सरकार में तो कतई नहीं होता था, यूएस जो भी कहे उसकी बात नहीं मानते थे ना हम, क्योंकि हमारी अपने इंडिया में यूपीए सरकार थी, बड़े शक्तिशाली सरकार थी। नहीं देखिए, डिप्लोमेसी को आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। अरे मैं सर आपसे सीधा सवाल, आप कह रहे हैं सरकार, मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ सैयद जवाद, बड़े सीधे जवाब की एक्सपेक्ट करता हूँ। पहले की सवाल सरकार बड़ी मजबूत थी ना, यूएस प्रेशर में तो नहीं आती थी, यूएस के कहने पर नहीं चलती थी, अपने हिसाब से तय करती थी सब कुछ एकदम। मनमोहन सिंह थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे, यूएस को कहते थे शू, हमारी मर्जी, हम जितना मर्जी तेल। ऐसे होता था ना पहले यूपीए सरकार के समय में? नहीं, ऐसा नहीं होता था। जैसा आपका सवाल जो है ना, सुनिए तो अशोक भाई, आपका सवाल जो है ना बिल्कुल सीधा नहीं है। अरे बड़ा सीधा, अरे बड़ा सीधा, इससे ज्यादा सीधा क्या होगा? आपने कहा अभी जो है सरकार, आपने कहा अभी सरकार की विदेश नीति सही नहीं है, दबाव में है। मैंने सिंपल सा पूछा, 2011 में दबाव में नहीं थी ना, 2012 में दबाव में नहीं थी ना, जब यूपीए की सरकार थी, तब तो दबाव में नहीं होता, तब तो कहते थे कोई अरे अमेरिका, अरे अपने घर में रह तू। ऐसे मनमोहन सिंह बोलते थे अमेरिकी राष्ट्रपति को, अबे अपने घर में बैठ तू कौन होता है बोलने वाला, हम तय करेंगे, ऐसे बोलते थे ना। नहीं देखिए, ये तू तड़ाक की राजनीति जो है, अरे यार अपने सीधे मुझे सवाल जवाब का जवाब दो ना। बड़ी मजबूत विदेश नीति थी। मैं दे रहा हूं ना, रुक टाइम मत वेस्ट कीजिए, सुनिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। अभी तारिक जी ने कुछ भेजा, मुझे उस पर भी चर्चा करनी है, टाइम मत वेस्ट कीजिए। मुझे सिंपल बताइए, पहले बड़ी मजबूत थी? नहीं देखिए, तू तड़ाक की तो कभी नहीं, पहले बड़ी मजबूत थी, पहले बड़ी मजबूत थी विदेश नीति, पहले बड़ी मजबूत थी विदेश नीति, कोई दबाव नहीं होता था। नहीं, कोई दबाव में काम नहीं करता। ओके, चलिए अब चलिए सैयद जवाद को एक्सपोज किया जाए। उन्होंने कहा, अब सुनिए सैयद जवाद, आपने कह दिया पहले कोई दबाव नहीं होता, अब आपको 1 मिनट रोन जी, जरा सैयद जवाद को एक्सपोज कर दो। ये इनकी यूपीए सरकार बड़ी स्ट्रांग थी। सैयद जवाद अब रुकिए, अब एक्सपोज होने का टाइम है सैयद जवाद के, अब सैयद जवाद के एक्सपोज होने का टाइम है। अब सुनिए, सैयद जवाद कह रहे हैं यूपीए के टाइम में सरकार बड़ी मजबूत थी, किसी दबाव में नहीं आती थी। अभी तो भारत ने कोई पेट्रोल कहीं कट किया नहीं, लेकिन ये मेरे पास 2012 की रिपोर्ट है, ठीक है। यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और साथ साथ सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री, और अमेरिका ने कहा खबरदार ईरान से तेल बंद करो, और उसके बाद अगले दिन खबर आती है इंडिया टू कट ईरान ऑयल इंपोर्ट्स बाय 11% एमिड यूएस प्रेशर। अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान से 11% तेल इंपोर्ट करना तुरंत एक झटके में, एक बयान आते ही। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो बाकायदा यूएस का विदेश मंत्रालय जो है एक बयान जारी करता है, और बयान जारी करके यूएस जो है वो कहता है कि भैया इंडिया, मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, टर्की और ताइवान ने जो है हमारी बात मानी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद 2013 में दोबारा वो विदेश मंत्रालय कहता है कि भैया ये देश हमारे कहने पर काम कर रहे हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हर बार जो है अमेरिका के कहने पर 11% एक झटके में, और बड़ी मजबूत सरकार थी। अरे उसकी विदेश नीति बड़ी स्वतंत्र थी, अमेरिका के दबाव को तो ऐसे ही कर देते थे। ये थी इनकी मजबूत सरकार। अब मैं आता हूं सैयद जवाद जी आपके उस पर। सही, माफ कीजिएगा, मैं तारिक खान जी। तारिक खान जी, आपने मुझे एक विज्ञापन भेजा, उसमें लिखा है ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल
वीक गवर्नमेंट, अनविलिंग एंड अनएक्सेप्टेबल। ये उस वक्त का विज्ञापन है जब देश में चुनाव थे। मैं गलत हूं क्या? देश में चुनाव थे ना? चुनाव थे सर? चुनाव थे ना? चुनाव थे तारिक जी? चुनाव से क्या मतलब? चुनाव से मतलब नहीं है। क्यों देश के साथ नहीं खड़े होंगे आप क्या? चुनाव, अच्छा चुनाव में, मोदी गुजरात से बंबई पहुंच गए थे तुरंत चुनाव स्टेटमेंट में देने के लिए। आतंकवाद की पॉलिसी पर सवाल उठाना गलत है? आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को? नहीं, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं चुनाव, जब चुनाव होते ठीक हैं, है। अरे यहां तो बिना चुनाव के भी ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाए गए। ये विज्ञापन तो चुनाव के दौर में दिया गया। जब चुनाव होते हैं, सुनिए ना, आपकी जब सरकार थी, जब आप आप बोल लोगों के ने, मुझे समय दीजिए, मैं आपको दूंगा, 1 मिनट दूंगा। आपकी जब सरकार थी, तब आपकी सरकार ने जब आतंकवादियों के मुकदमे वापस ली तो बीजेपी ने सवाल उठाया कि भैया आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हैं। तो जब चुनाव होंगे तब ऐसे मुद्दे उठेंगे। अभी जब बंगाल में चुनाव होगा तो ममता बनर्जी मुद्दा उठाएंगी, यूपी में चुनाव होगा आप लोग भी उठाओगे कि भैया आतंकवाद को रोक नहीं पाए, 370 हटाए। चुनाव के समय आप भी ये मुद्दे उठाते हैं। 1 मिनट तारिक जी का जवाब आ जाए, फिर रोहन जी आप। 1 मिनट तारिक जी का जवाब आ जाए, फिर आप आप कहना ये चाहते हैं कि आपकी जो देशभक्ति है वो कंडीशनल होगी। जब चुनाव आएगा तब पूछ सकते हैं, जब चुनाव नहीं रहेगा तब हम देश से सवाल एंटी नेशनल हो सकते हैं। आपका मतलब ये क्या मतलब हुआ भाई? जैसे आप सारी बातें कर, अच्छा चलिए, आपने एक बात और अभी कही कि तब कांग्रेस दबी थी। अच्छा भैया, कांग्रेस अगर दबी है तो आप भी दब जाओगे। ये कैसे आप जस्टिफाई करा रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले जब कोई कहता है तो आप उसको काउंटर करते हैं, अब आप कह रहे हैं तब कांग्रेस दबी थी, मैंने मान लिया। मैं तो सर आईना दिखाने का काम करता हूं। जिनके घर शीशे के होते हैं उनको पत्थर नहीं मारने चाहिए। मुझे बोलने दीजिए 1 सेकंड, 5 सेकंड और दीजिए। चलिए, मैंने मान लिया कांग्रेस दबी थी, कांग्रेस को पैर के नीचे दबाया था यूएस, मैंने मान लिया। तो आप भी दबोगे क्या? ठीक है। तब काहे का छप्पा सिंह का सीना, तब काहे का विश्व गुरु? हाँ रोहन जी आ रहा हूं, इसी पॉइंट पर आ रहा हूं। काहे का विश्व गुरु भाई? मैं तो सीधे सीधे आपसे पूछ रहा हूं, अभी का सवाल करते हैं, पीछे वाला छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप क्यों दबे हो भाई? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। आ रहा हूं रोहन जी, बहुत अच्छी बात है। तारिक जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। कम से कम तारिक जी ने नेशनल टीवी पे माना कि यूपीए की जो सरकार थी वो यूएस के दबाव में काम करती थी। आज की सरकार को नहीं करना चाहिए। कांग्रेस एक कमजोर सरकार थी, मनमोहन सिंह एक कमजोर प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी एक कमजोर सुपर प्रधानमंत्री थी, वो लोग दबाव में आते थे। लेकिन आज नहीं आना चाहिए। रोहन गुप्ता जी, आज क्यों आ रही है आपकी सरकार? बिल्कुल अशोक जी, और इसका सवाल मैं आपको आंकड़ों के साथ दूंगा। ये ग्राफ है जो हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसकी ग्राफ है। और ये कल की रिपोर्ट है कि रशिया हमारा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है फरवरी महीने में। कौन से दबाव की आप बात कर रहे हैं? आप जानते हैं ट्रम्प के वहां से क्या क्या ट्वीट, और आपके नेता कहते हैं कि हमारी डेड इकोनॉमी है। कौन से दबाव की बात कर रहे हैं? भारत कौन से दबाव में? 21% हमारा इंपोर्ट, अशोक जी, फरवरी महीने में रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आज हमारा रशिया से है। और पूरे जब भी ट्रेड डील हुई है, जब रेसिप्रोकल डील टला तब भी 20% से ऊपर था, रेसिप्रोकल ट्रेड डील हटा, टैरिफ हटा तब भी 20% के ऊपर था। मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। कौन से दबाव की बात कर रहे हैं? अगर हमारे सामने कोई आक्षेप करेगा हम जवाब नहीं देंगे, इसका मतलब हम दबाव में आ गए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हमारे साथ यूएस ने जो डील किया वो दबाव में आके किए। जब यूरोप की डील हुई है, हमने कभी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारे किसानों के साथ कॉम्प्रोमाइज की बात करिए, इसके साथ बोलता हूं, एक प्रोविजन दिखा दे जहां किसानों के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कुछ भी हवा में बात कर रहे हैं। यही फर्क है आप में और हम में। हम जब बात करते हैं तब इस की बात करते हैं। जब 26/11 में निर्दोष हिंदुस्तानी मर गए तब आप डोजियर भेज के अपनी जिम्मेदारी खत्म करेंगे, बिल्कुल सवाल उठाएंगे। पर आप जब सवाल उठाते हैं, आपके सवाल में कोई सब्सटेंस नहीं है, इसीलिए दर्द होता है। जब सरकार संजीदगी से विदेश नीति को फॉलो करती है, आप बताइए कहां पे गलती है? देखिए मेरा एक मिनट आ रहा हूं तारिक जी, आ रहा हूं। सैयद जवाद आपके पास भी आऊंगा, और मेरे साथ एक और मेहमान स्टूडियो में है, मैं उनके पास भी आऊंगा, प्रभात जी के पास। मेरा छोटा सा जो है आज का विषय जो था, हम लोग विषय से, अब युद्ध के समय बहुत सारे विषय होते हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं, सबको अपने अपने विषय उठाने का अधिकार है। लेकिन मेरा आज के समय में जो विषय था, मैं फिर से कह रहा हूँ, आज के समय में जब युद्ध के ऐसे हालात हों, उस वक्त जो है युद्ध के नाम पर सरकार गिर जाए, क्योंकि युद्ध हो गया तो युद्ध में सरकार गिर जाए, मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर के आज शुरू हुई थी। और मैं फिर से कह रहा हूँ, तारिक जी ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊँगा, प्रभात जी आपके पास आऊँगा, फिर सैयद जवाद आपके पास आऊँगा। तो सवाल ये है कि इस आर्टिकल आपने बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल लिखे जाने चाहिए, क्या दिक्कत है सरकार की पॉलिसी पे, लेकिन कम से कम फैक्चुअल तो हो जाते हैं आपके प्रवक्ता जैसे, मतलब फैक्चुअल होते तो कम से कम अच्छा रहता। इसमें क्या कितनी जो है इसमें फैक्ट्स गलत है, उस पर भी बात कर लेंगे। ये कम से कम फैक्ट तो ठीक लिखते, तब कोई आपत्ति नहीं होती। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। सिप सिप
जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े ना भर सकते हैं। कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे, और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। 2 टूक में हम चर्चा कर रहे हैं लोकतंत्र से हारे तो युद्ध के सहारे। अब जबकि देश दुनिया में जो है युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध के सहारे जो है विपक्ष को लग रहा है कि इस युद्ध के नाम पर ही, युद्ध के कारण जो हालात बने उसी में सरकार गिर जाए तो फिर बल्ले बल्ले। और इसको लेकर एक लेख जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बाकायदा अखबार में लिखा। हालांकि जब पब्लिक ने जब इसका विरोध किया तो वो आर्टिकल जो है, पहले उसका ट्वीट डिलीट किया गया, फिर उसको आर्टिकल को डिलीट किया गया, फिर उसके बाद जो है उसका जो है हेडिंग बदला गया। तो अगर वो आर्टिकल इतना ही सही होता तो फिर जो है इस तरह से उस अखबार को बार बार उसको नीचे लाना, ऊपर लाना, डिलीट करना नहीं पड़ता। तो इसका मतलब कुछ तो इस सोच में गड़बड़ थी जो आम लोगों को पसंद नहीं आई। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। रोहन गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तारिक खान जी मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जुड़े हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन जो इस वक्त सामने आई है। यूएस के जो एनर्जी सेक्रेटरी का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान मेरे सामने है, और उस बयान में उन्होंने कहा है, दरअसल ये जो यूएस चाहता है, यूएस जो कह रहा है कि भैया हम भारत जो है रूस से तेल खरीद ले, उसमें भारत तो पहले ही खरीद रहा है, इसमें इंटरेस्ट रूस का है। और ये जो है एनर्जी सेक्रेटरी के बयान में साफ है। इन्होंने कहा, वी हैव रीच्ड आउट टू आवर फ्रेंड्स इन इंडिया टू बाय सॉर्टेड रशियन ऑयल। वो कह रहा है कि रशिया का जो तेल है वो भारत खरीदे। हम भारत के मित्रों से आग्रह कर रहे हैं
कि ताकि इससे जो है वो भारत की रिफाइनरी में आए और उसके बाद वो ग्लोबल रिफाइनरी में जाए, क्योंकि यूएस को इस बात की चिंता है कि दुनिया में अगर तेल का रेट बढ़ेगा तो फिर उसको गालियां पड़ेंगी। तो इसलिए जो है यूएस ने रिक्वेस्ट किया है अपने दोस्तों से कि भाई भारत खरीद ले ताकि हमको जो है थोड़ा रिलीफ मिले और भारत की रिफाइनरी से भी जो है वो तेल दुनिया भर की रिफाइनरी में जाए। ये मेरा बयान नहीं है सैयद जवाद, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये सेक्रेटरी का बयान है, यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी का। आपको चाहिए होगा तो भेज दूंगा, अंग्रेजी में है पर मुझे उम्मीद है आप समझ लेंगे। चलिए जल्दी से मैं आ रहा हूं आपके पास तारिक खान जी। तारिक खान जी देखिए, मैंने कहा कि एक तो आर्टिकल बार बार डिलीट करना, हेडिंग बदलना, ये सब तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पब्लिक का जब रिस्पांस देख करके उसको भी लगा, अखबार को भी लगा और इसीलिए जो है इतना उसमें फेरबदल किया गया। लेकिन बड़ी बात एक ये भी है कि इसमें कुछ फैक्चुअल एरर भी हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि बेसिकली ये आर्टिकल ये कहता है कि सरकार, इसलिए क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं रही है, हमारे 1 करोड़ नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं, गल्फ में फंसे हुए हैं, उनको जो है चेतावनी नहीं दी, वहाँ पे हमारे सब लोग हैं इनको चेतावनी नहीं दी उनको। ये चेतावनियों का पूरा पुलिंदा मेरे हाथ में है। आप कहेंगे समय कम है, आप लोग को ज़्यादा बोलने का टाइम मिले इसलिए मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन पूरा पुलिंदा मेरे पास है कि भारत की सरकार की तरफ से कब कब जो है ये जारी किए गए और कब कब कहा गया कि भैया वहाँ से निकलो। एडवाइजरी जितनी दी गई, भारत के विदेश मंत्रालय ने कितनी बार ट्वीट करा, कब कब किया, सारा पुलिंदा मेरे पास है। तो कम से कम फैक्चुअल तो ठीक होना चाहिए था। एक भारतीय नागरिक, किसी भारतीय नागरिक अगर हमारे 1 करोड़ जो खाड़ी देश में लोग हैं उनकी चिंता कर रहा है, दिक्कत क्या है मुझे समझ में नहीं आता। दिक्कत क्या है, करने दीजिए। हम सरकार से कह रहे हैं कि भैया चिंता करो उनकी, अगर आप कर रहे हैं पहले से ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो और करो। दिक्कत क्या है? विपक्ष का तो रोल ही है, करोड़ों वोट हमको इसीलिए दिए कि आपसे कहें। आपने अभी बयान पढ़ा क्रिस्टोफर विदेश सचिव, उनका बयान मैं पढ़ देता हूं। क्रिस्टोफर क्या कह रहे हैं कि हम भारत को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। 20 साल पहले हमने चाइना को छोड़ दिया तो चाइना बहुत आगे निकल गया। हम भारत पे हर तरीके से नजर रखेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे ताकि भारत जैसे चीन आगे निकल गया वैसे ना निकल पाए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आप हमारी टांग पकड़े रहेंगे, क्योंकि चाइना के साथ यही किया कि अमेरिका की कंपनियों ने टाई अप कर लिया, वहां मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लगा, चाइना की ग्रोथ बहुत आगे चली गई। तो वो तो खुल के यहाँ का विदेश सचिव, कल का बयान है इसका क्रिस्टोफर का, वो कह रहा है हमने यही गलती चाइना के साथ की। इसका मतलब क्या है? इसका नुकसान क्या? भारत का नुकसान होगा, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन जाएगा। जो हम आस लगाए बैठे हैं कि चाइना जैसे हब बन गया था, हम भी बन जाए। कौन सा भारतीय नहीं चाहता कि हम डेवलप कर जाएं? भाई यहां पर असली मुद्दा यही है कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत बहुत विकसित हो जाए, भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाए। आप याद रखिए, वो हमेशा चेक एंड बैलेंस। तारिक खान जी, ये तो दुनिया, तारिक खान जी सच बात तो है, दुनिया का कोई देश नहीं चाहता कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। ये तो फैक्चुअल चीज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसी को तो विपक्ष रियलाइज कराना चाहता है कि कोई हमसे ये ना बताए कि हमें तेल कब खरीदना है। रोहन गुप्ता फैक्ट गलत प्रेजेंट कर रहे हैं। हम 40% 2022 में तेल खरीदते थे रशिया से, अब 20% अपने टोटल कंजम्पशन का 20% खरीदते हैं। 40% मैं ये कह रहा हूँ 40% भारत रशिया से खरीदता था। सर ये कहाँ का आंकड़ा है, जरा ये भी मुझे भेजिए। तारिक खान जी ये भी भेजिए, 40% रशिया से कब खरीदता था? मैं जरा उस आंकड़े का भी फैक्ट चेक कर लेता हूँ। रोहन गुप्ता 40% हम खरीदते थे भाई, अब 20% खरीद रहे, दबाव में आए हैं आप लोग। 40 से सीधा 20% पे आ गए। 40% प्रूव करके दिखा दे। 35% हाईएस्ट गया था। इनको जवाब दे दो। बीच में नहीं, उनका जवाब सुन लीजिए एक बार, एक करके रिस्पॉन्ड करें। सुन लीजिए उनकी बात ना। तारिक खान जी सुन लीजिए, आपने एक बात की फिर उनका जवाब दीजिए। अशोक श्रीवास्तव आप अच्छे से जानते हैं, अशोक श्रीवास्तव आप अच्छे से जानते हैं। अशोक श्रीवास्तव साहब, अभी मैंने आपको एक फैक्ट भेजा, मैं दूसरा फैक्ट भी तुरंत आपको भेजिए। 40% वाला बिल्कुल भेजिए, बिल्कुल जैसे मैंने ये उठाया मैं उसको भी उठाऊंगा, भेजिए आप। बिल्कुल आपको उठाना पड़ेगा। ओके, रोहन गुप्ता को सुन लीजिए, आप अपना फैक्ट भेजिए, तब तक रोहन गुप्ता को सुन लेते हैं वो क्या रिबटल कर रहे हैं। रोहन गुप्ता। अशोक जी यही प्रॉब्लम है विपक्ष का। इन्होंने अभी कहा कि 40 से 20, ये कोई दबाव में नहीं हुआ है। 35% जब इंक्रीज हुआ तब दूसरे देश जो हमको ऑयल दे रहे थे, सऊदी अरेबिया से लेके, सबने अपने रेट कम कर दिए और फिर $5 प्रति बैरल का फर्क आ रहा था। तब भारत की एक नीति है कि हम उसको डाइवर्सिफाई करें, किसी भी एक सोर्स पे हम डिपेंडेंट ना रहें। और ये नीति के तहत जो भी टॉप हमारा सप्लायर होता है वो हम 20 से 25% के बीच में रखते हैं। ये हमारी नीति है, ये कोई मैंने नहीं कहा, ये पहले से चलती आ रही दबाव में आकर आपने कम किया। भाई नीति की बात नहीं, वो कह रहे हैं दबाव में आके आपने कम किया। चैलेंज के साथ वापस अशोक जी, कभी भी अगर आप दबाव की बात करें, जब यूएस ट्रेड डील की, जब हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ डाली गई तब भी हम 20% के ऊपर थे। जब रेसिप्रोकल टैरिफ को हटाया गया उस दिन भी हम 20% के ऊपर है। आज जब हमारे ऊपर आक्षेप हो रहे हैं
आज भी हम 20% के ऊपर है। कौन सा दबाव हम पे काम करेगा भाई साहब? आप कैसे बोलते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है? हमारी विदेश नीति पे हम पे कोई दबाव नहीं कर सकता। दूसरी चीज, हमारे वहां पे राजनीति अशोक जी ये हो गई है कि ट्रंप का आदमी क्या बोलता है वो हम कैसे तय कर सकते हैं? आप मोदी सरकार को पूछेंगे, अरे ट्रंप ने, अरे भाई उनका देश है, उन्होंने बोला हमारा देश की, हमारे एक मिनट मैं प्रभात जी के 1 मिनट रुकना पड़ेगा सर। प्रभात जी के पास मैं गया भी नहीं हूं, मुझे प्रभात जी अभी मैं जो तारिक खान जी ने कहा मैं उसी बिंदु को एक बार फिर उठा रहा हूं। उन्होंने कहा विपक्ष का काम है, विपक्ष कह रहा अगर चिंता कर रहे हैं तो और चिंता कीजिए। बिल्कुल, ये अगर लाइन होती तो मुझे लगता है आज ये डिबेट का विषय ही नहीं होता। अगर आप ये कहते कि सरकार चिंता कर रही है, सरकार ने करा, लेकिन और करिए, इसको और तेजी से करिए, और इस पूरे आर्टिकल में अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव अगर उस कुछ जो है दिए जाते, कुछ सुझाव दिए जाते कि भाई सरकार को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो मुझे लगता है साधुवाद के पात्र होते। लेकिन पूरा आर्टिकल में कहीं ये नहीं है, सीधा सीधा ये है क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि सरकार ने लोगों को बताया नहीं, क्योंकि सरकार को पता था, क्योंकि ये हुआ था, इसलिए अब ये बीजेपी सरकार गिर जाएगी। देखिए अशोक जी, तारिक जी को अगर ये चिंता होती तो ये बहुत अच्छी बात थी। आपने कहा तारिक जी की पार्टी को ये चिंता है कि आज इस जो वैश्विक में जो एक युद्ध चल रहा है, युद्ध से सत्ता की प्राप्ति की ओर जाए और हम ऐसी बात करें कि भारत अस्थिर हो। अरे भाई, ये लेख जो लिखा समाजवादी पार्टी के, ये लेख का लिखने का क्या वो मतलब था? आज पूरे दुनिया में युद्ध के मुहाने पे कितने देश में युद्ध हो रहा है, और भारत अगर वहां पे किसी भी चीज पे कोई अगर वार्ता करता है या चुप रहता है अपनी विदेश नीति के आधार पे, तो ये कह दिया जाता है कि वो ट्रंप से दब गए, अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के भी हमारे साथी हैं या तारिक जी हैं, कि भाई आप ये बताइए कि भारत के अंदर अगर अमेरिका कोई निर्णय ले रहा है तो अमेरिका को निर्णय लेने का अपना अधिकार है। आज खाड़ी में हमारे लाखों लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई से बात की, अपने बच्चों को वहां से जितने भी लोग हैं निकालने की बात की, और लोग आ रहे हैं और भारत के अंदर वो आ रहे हैं। तो अब आप ऐसी स्थिति में आप एक ऐसा लेख लिखते हैं जिससे आप एक भारत के अंदर एक ऐसा न्यूसेंस क्रिएट करें कि ये तो सरकार गिरने वाली है और सरकार गिर जाएगी। अरे आपसे कोई युद्ध से सरकार गिराने की बात अगर आ रही है, तो जब ये स्थिति पैदा होती है, अब आप देखिए नेतन्याहू का इजराइल में कितना विरोध है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वहां उन्होंने सब एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये दिखाया और बताया कि भाई देखिए क्या क्या चीजें हैं। उन्होंने कोई विरोध वहां प्रकट नहीं किया नेतन्याहू के खिलाफ, जबकि सबसे ज्यादा अगर कोई स्थिति कमजोर है वहां इजराइल के प्रधानमंत्री की है। अभी वो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं एक तरीके से। तो आप जितनी भी हमारी विदेश नीति है या हमारे युद्ध के समय क्या जरूरत है हमारे विपक्ष को इस तरीके के एक पार्टी के नेता को लेख लिखने की। मैं तो कहूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस, मैं नाम ले रहा हूं कि अगर इस अखबार ने इस लेख को इस तरीके से प्रकाशित किया, अब अगर हम कुछ कहते हैं तो लगता है कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी में और भारत में तानाशाही चल रही है। कैसे वो लेख डिलीट हुआ और लेख उसका प्रकाशित हुआ, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और मैं ये कहूंगा कि युद्ध में आपको संयम बरतना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हमारा विदेश मंत्रालय जब वक्त होगा तब वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि ये प्रतिक्रिया देने का समय नहीं है। ये समय है युद्ध कैसे रुके। और जब तक प्रधानमंत्री जहां जहां गए हैं उन्होंने शांति की बात की। भाई हमारा बुद्ध का देश है, हम शांति की बात करते हैं। अब अगर हम चुप हैं तो हमारी चुप्पी पे ये लगाया जाता है कि हम अमेरिका से दब गए, हम अमेरिका से डर गए। अरे भाई आपकी जब सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, कितने निर्णय आपने अमेरिका के दबाव में लिए। वो तो क्या अगर वो निर्णय आपने अभी सब दिखाए हैं, क्या तारिक जी इसका जवाब देंगे? क्या सैयद जवाब नहीं, तारिक जी जवाब नहीं। तारिक जी ने पहले ही मान लिया कि भाई वो सरकार कमजोर थी, लेकिन इस सरकार को नहीं होना चाहिए। तारिक जी ने वो मुझे एक आर्टिकल का हिस्सा भी भेजा है, अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं तो आप इस तरीके का पैनिक भी नहीं कर सकते। हाँ, तारिक जी ने मुझे लेख भी भेजा जिसमें लेख है भारत जुलाई 2025 का, कि भारत अपने कुल तेल आयात का 35 से 40% हिस्सा रूस से खरीदता है। हालांकि ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ये एक लेख का हिस्सा भेजा है। रोहन जी से दोबारा मैं जवाब ले लूँगा। और तारिक खान जी ने भेजा, वैसे उन्होंने जवाब दिया है कि 35 या 40 के बीच में, अब उससे 20%। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं सैयद जवाद आपके पास आ रहा हूँ ब्रेक के बाद। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान।
कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचे। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? को कनेक्ट ठीक किया, जोजी यू टर्न लिया। इट्स ओके जेटा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास, है ना? अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। चलिए, लोकतंत्र में हारे तो फिर युद्ध के सहारे, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सही जवाब 1 मिनट में संक्षेप में अपनी बात। जी जी, मुझे उम्मीद है कि अशोक भाई मुझे वक्त मिलेगा। पूरे 1 घंटे में मुझको 1.5 मिनट का वक्त भी नहीं मिल पाया। सर, आप लोग ना ये घड़ी लेकर मत बैठा करिए। डिबेट जिस तरह से जाती है। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, अब बोलिए। नहीं, आपने बात जो है समाजवादी के नेता के ऊपर, घनश्याम तिवारी के ऊपर बोला कि उन्होंने लेख लिखा, लेकिन आप वहीं सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों भूल जाते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी भी तो बहुत दिन से कह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगातार बोलते चले जा रहे हैं। वो तो खुद राज्यसभा सांसद रहे हुए हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है। उनके खिलाफ क्या ही के लिए नहीं बोलते हैं? रोज लगाया करिए कि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या बोला है। पूर्व विदेश मंत्री, खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रहे यशवंत सिन्हा जी, वो क्या बोल रहे हैं आजकल? वो भी बताया करिए। वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहे थे, उन्होंने भी तो। अरुण शौरी क्या बोल रहे हैं, उनके बारे में आप नहीं बताएंगे? सारे चिट्ठे लेकर के आते हैं, विपक्षी नेता ने क्या बोला, विपक्षी नेता ने क्या लिखा है। अरुण शौरी बहुत कुछ बोल कर गए, वहां पर तो आप नहीं, खामोश होते हैं। उन्होंने भी खुद इस बात को लेकर के कही, वहां पर चुप्पी होती है और यहां पर आकर के लंबा लंबा जो है ज्ञान और भाषण दिया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, क्योंकि आप कह रहे थे कि पिछली सरकारें दबाव में थी। साहब, दबाव में नहीं थी, क्योंकि उनकी जो भाषाई मर्यादा थी ना, वो तू तड़ाक और झप्पी पाने वाले नहीं थी मनमोहन सिंह की, कि जहां जाए गले पड़ जाए, जहां चाहे मेडल ले आए, जो चाहे करें। अभी एफशीन फाइल को लेकर के भी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, उसके बारे में भी बात नहीं हो रही है। बात तो होना चाहिए, लेकिन हैरत की बात है, अभी आप जो हैं अमेरिका के विदेश मंत्री के बयान चला रहे हैं, अपना विदेश मंत्री नहीं बोल रहा है भाई, आप उससे ज्यादा बोल ले रहे हैं। मुझे लगता है आपको राज्यसभा भेजना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। कितनी सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आप? कम से कम अब तो राज्यसभा भेज दें आपको। यहां आप मोर्चा संभाल लेते हैं,
यहाँ आप इतना बढ़िया कवर फायर देते हैं, S-400 से बढ़िया कवर फायर देते हैं। ओके सैयद जवाद, देखिए ऐसा है, आपकी सेवा की तुलना में मेरी सेवा बहुत छोटी है। मैं तो देश की सेवा कर रहा हूं। आप कांग्रेस पार्टी की सेवा इतनी तल्लीनता से कर रहे हैं, आज तक उन्होंने आपको कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर तक नहीं बनाया, प्रवक्ता बनाना तो दूर की बात है। मुझे देश की सेवा करते हुए इतना बड़ा पद मिला, देश के राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर बैठकर मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताओं को 1-to-1 करता हूं। इससे बड़ी मेरी सेवा की कीमत क्या होगी? लेकिन आपको तो सर कांग्रेस जिस दिन प्राइमरी मेंबरशिप भी दे देगी, मैं पहले आपको मिठाई खिलाऊंगा सैयद जवाद, क्योंकि आपने इतनी सेवा करी है, आपको मेवा मिलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। लेकिन देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी आपने कहा, अरुण शौरी तो विपक्ष में ही है, और अगर उनका मैंने लेख देखा होता मैं उसका भी जरूर जिक्र करता। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी क्या, इस देश में बड़े सारे रुदाली गैंग है, मैंने पहले भी बताया था। वो कोई एक महिला पत्रकार है, रोज छाती पीटती है खुमैनी के नाम पर, और भी कुछ ऐसे रुदाली। अब मैं अगर उन सबको नेशनल टीवी पे थोड़ी डिस्कस करूंगा, उन लोगों की हैसियत है नेशनल टीवी पे डिस्कस करने की। समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं। नहीं तो एंगे पेंगे हर एक का डिस्कस करने लगूंगा राष्ट्रीय टीवी पर, तो फिर क्या कीमत रह जाएगी हमारी? सर एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे, और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं, समय कम है। तारिक खान जी, आपके आखिरी वर्ड्स 30 सेकंड में। अल्टीमेटली क्या मतलब, ऐसे समय में थोड़ा सा रिस्ट्रेन की जरूरत नहीं होती क्या? देखिए, ऐसा है ना कि ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी की, देखिए तेल को लेकर लगातार रोहन गुप्ता गलत बात कर रहे हैं। 17 लाख बैरल पर डे जो एवरेज था 2025 में, वो था इस साल का 7 लाख बैरल पर डे है। अब 17 लाख बैरल और अब 7 लाख बैरल पर डे आप खरीदें, ये एवरेज है। तो इसका मतलब यह है कि आपने तेल खरीदना घटाया है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि दबाव था,
या वजह ये थी कि दाम आपको कंपैरेटिव जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कम मिल रहे थे, लेकिन आंकड़े ये दिखाते हैं कि अमेरिका लगातार कह रहा था कि हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। इसी दबाव में आपने तेल खरीद, और वो उस समय 2.5 लाख करोड़ का जब आपने सस्ता तेल खरीदा तो भारत को मुनाफा हुआ था, भारत की तेल कंपनियों को मुनाफा हुआ था। तो क्या ये मुनाफा अमेरिका के दबाव में आपने छोड़ा है? ये सीधा सा सवाल। ओके रोहन गुप्ता जी। नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा है, मैं उसका प्रॉपर लॉजिकल आंसर दूंगा। जब हमको रशिया ने जब डील दिया तब मार्केट रेट से करीब उस समय पे जो रशियन ऑयल था करीब 20% जितना हमको डिस्काउंट चल रहा था, ठीक है, जिसके कारण हमने हमारा पूरा जो इंपोर्ट है वहां से डाइवर्ट किया। और जैसे ही 3 महीने इस रेट पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो हमारे पुराने सप्लायर थे सबने रेट कम कर दिया। और फिर जब 35 से हम लोग 25 पे आए या 20 पे आए, तब वो जो रिटेल रेट का डिफरेंस था सिर्फ $5 का था। ये आधिकारिक आंकड़े में आपको बता रहा हूं। और एक चीज आपने कहा कि अगर दबाव होता अशोक जी तो 20% में भी अमेरिका ने तो क्या कहा कि आप इतना भी इंपोर्ट करेंगे तो हम तो टैरिफ डालेंगे। जब अमेरिका ने हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ डाला तब भी हम 20% के ऊपर थे, और जब रेसिप्रोकल टैरिफ हटाया तब भी हम 20% के ऊपर थे। तो हम किसी के बोलने से हमारी विदेश नीति या हमारी ऑयल पॉलिसी चेंज नहीं कर रहे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। और आज जब अमेरिका के कोई अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमको 1 महीने का समय दिया जा रहा है, मैं तो आखिरी महीने की बात कर रहा हूं अशोक जी, जहां पे हम 21% और रशिया हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एज ए स्ट्रेटेजी आई एम नॉट लायबल टू आंसर ईच एंड एवरी पर्सन, बट मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं। मैं स्वतंत्रता से मेरे को जो मुझे जो बेस्ट डील मिल रहा है वहां से मैं परचेज कर रहा हूं। तो मैं वही बोल रहा हूं, आप किसी के स्टेटमेंट से सरकार को कैटेगरी में नहीं खड़ा कर सकते। सरकार का एक्शन अगर उस स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस हुआ है, बिल्कुल आप सवाल पूछिए, मैं जवाब देने को तैयार। ये बेसिक का कारण है अशोक जी। चलिए, कुल मिलाकर देखें तो सरकार की अपनी पॉलिसी है। सरकार कह रही है कि भारत के हित में जो जरूरी होगा वो करेंगे। विपक्ष के सवाल अपनी जगह हैं, विपक्ष को सवाल करने का अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कम से कम ऐसे मौके पर जब युद्ध जैसे हालात हो थोड़ा सा जो है संयम बरतना लाजमी है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया 2 टूक में जोड़ने के लिए। आपसे सोमवार को मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार। विक्रांत भारतीय नौसेना की नारी शक्ति